चुनाव शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के एक मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दिया है और मीडिया की आज़ादी, चीन जैसे मुद्दों पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन अब इस बात पर कांग्रेस भड़क गई है और आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री मोदी पे। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप जानेंगे कि मोदी ने मीडिया की आज़ादी और चीन पर आखिरकार इस न्यूज इंटरव्यू में क्या बोला। दूसरा, कांग्रेस क्यों हुई आग बबूला, किस मुद्दे पर कांग्रेस को गुस्सा आ गया। तीसरा, बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए हैं अभी तक, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे अब तक कितने रह गए हैं और कितने वादे पूरे किए हैं। चौथा, अगर बीजेपी कह रही है कि हमारा सपना है इस बार 370 बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए 400 पार, तो आखिरकार ये जो ड्रीम 370 है उसमें कितने कांटे हैं। पांचवा, नए सर्वे में कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जो कि राम मंदिर से भी ऊपर है, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई। तो ये जो नए सर्वे में इससे बीजेपी की टेंशन कैसे बढ़ गई है वो आप जानेंगे। मैं शो शुरू करूं उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि ये न्यूज वीक मैगजीन का कवर पेज है जिसपे प्रधानमंत्री मोदी का वो इंटरव्यू छपा है और प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर एकदम कवर पेज पे है और लिखा हुआ है अनस्टॉपेबल। इसमें मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे बन गए हैं जिनका इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैगजीन के कवर फ्रंट पेज पे ऐसा फोटो है। अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि मोदी ने मीडिया और चीन पर आखिरकार क्या बोला। देखिए, उनसे कई सारे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर सवाल पूछे गए। तो जब उनसे पूछा गया कि जो भारत में लोग लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, मीडिया की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारत के लोगों के डीएनए में है। हम लोग लोकतंत्र इसलिए नहीं मानते हैं कि वो सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, नहीं, लोकतंत्र भारत के लोगों के जीन्स में है। तमिलनाडु के, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि तमिलनाडु के उत्तर मेरूर में 1200 साल के सबूत हैं, पूरे इनकारनेशन है कि ये सिर्फ अभी कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। 1200 साल पहले जाकर देखेंगे तो हम कैसे लोकतंत्र, भारत कैसे लोकतंत्र को सहेजता हुआ आया है। और देखिए, अगर मैं आपको बताती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि 2019 में तकरीबन 600 मिलियन वोटर्स, 600 मिलियन लोगों ने वोट किया था। तो आप लोकतंत्र की ताकत देखिए और लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास देखिए। और अभी 2024 के चुनाव होने वाले हैं और तकरीबन 970 मिलियन जो हैं वो वोटर्स रजिस्टर्स हैं। अब उनके पास जब ये सवाल गया कि जो मीडिया की आज़ादी पर लोग सवाल उठाते हैं, आपके बारे में आपका इस पर क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा कि मीडिया का लोकतंत्र में एक अहम रोल है। 1.5 लाख रजिस्टर्ड, कितने चैनल्स हैं रजिस्टर्ड, जो कंपनी है मीडिया कंपनी, वो तकरीबन 1.5 लाख रजिस्टर्ड कंपनी है भारत में और 100 से ज्यादा चैनल है और लोकतंत्र का मीडिया एक मजबूत हिस्सा है। पश्चिम में फिर उन्होंने एक तंज भी कसा, वो यूएस के एक मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दे रहे हैं और वहीं पे वेस्टर्न कंट्री को ही और पश्चिम को ही तंज कस रहे हैं कि पश्चिम में कुछ लोगों का इंडिया के लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है, वो अपने दिमाग से आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, वो लोग सच से अलग एक बक्से में हैं और उनका इंडिया के लोगों से जुड़ाव खत्म हो गया है। इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्रता कम होने के संदिग्ध दावे करते हैं। डुबियस क्लेम्स, उन्होंने ये उस मीडिया अखबार, जो ये अखबार की मैं बात कर रही हूँ, मैगजीन की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये लिखा हुआ था कि डुबियस क्लेम्स हैं, ये स्वतंत्रता, मीडिया की कोई खतरा नहीं है और ये सारे संदिग्ध दावे हैं। अब आगे बढ़िए, उन्होंने मुस्लिमों के क्वेश्चन पे भी जब उनसे पूछा गया कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं जो कि सवाल उठते हैं कि उन पे कम ध्यान दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हर अल्पसंख्यक के लिए समान यानी इक्वल स्कीम है, चाहे वो माइनॉरिटी कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, तो सब भारत में फल फूल रहे हैं। चीन से रिश्ते के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि भैया आपके तो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं चीन के साथ, चीन आए दिन कुछ ना कुछ क्लेम करता रहता है, तो देखिए उन्होंने ये कहा कि चीन से रिश्ते बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हैं भारत के लिए। तुरंत बॉर्डर विवाद पे हम लोग उस पर बातचीत करेंगे और उसको तुरंत सुलझाना जरूरी है। और देखिए, स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध चीन के साथ हमारे लिए, उनके लिए और पूरे विश्व के लिए बेहद जरूरी है। फिर आगे आइए, उन्होंने ये भी कहा कि हमें आशा है कि जो चीन के साथ राजनयिक और सैन्य रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल होगी। अब जब उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान पीएम को तो मैंने ही शुभकामनाएं दी थी जब वो इलेक्ट होकर आए थे, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आप इमरान खान की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया, रेलवे का किस्सा सुनाया और बोला कि मैं ये नहीं मानता कि मुझे कैसे याद रखा जाएगा, बल्कि मैं ये मानता हूं कि अगर
मेरा जो सपना है वो ये है कि अगर भारत का हर व्यक्ति एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता है और अपने सपने पूरे करने जितना अपने जिंदगी में मेहनत रखता है और उसके सपने पूरे हो पाते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया है। और फिर उन्होंने एक राम मंदिर के बारे में भी अपना खुद का अनुभव बताया। और देखिए, जो रेलवे के किस्से की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने ये बताया कि मेरा जो लोगों से जुड़ाव है वो कितना ज़्यादा है कि जब वो गुजरात के सीएम थे तब एक जो है जनता में से किसी एक आदमी ने उनको रात को 3 बजे कॉल किया था कि जो मेरे पीछे रेलवे का एक फाटक है उस पर मुझे कुछ आवाज़ आई है धमाके की। तो फिर जब प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे ऑफिशियल्स को फोन लगाया तो पता चला, क्योंकि तब तक रेलवे ऑफिशियल्स को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उस इंसान का फोन आया, जब उस व्यक्ति का फोन आया, तब प्रधानमंत्री मोदी को पता चला और रेलवे ऑफिशियल्स को पता चला कि भैया वहां पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। तो इस पूरे इंटरव्यू में, मैं आपको इसकी लिंक दे सकती हूं डिस्क्रिप्शन में, पूरे इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है, लेकिन जो विपक्ष है वो कहां आके अटक गया है? चीन के मुद्दे पर, और तो और मीडिया की आजादी पर भी विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। अब देखिए, दूसरा है कि आखिरकार विपक्ष इस इंटरव्यू पर क्यों सवाल उठा रहा है। तो देखिए, जयराम रमेश का मैं एक पोस्ट पढ़ देती हूं आपके लिए कि अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए गए अपने साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कायरता की सारी हदें पार कर दी हैं। चीन बार बार भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री की एकमात्र टिप्पणी यह है कि हमारी सीमा पर लंबे समय से चल रही स्थिति को तत्काल सुधारने की आवश्यकता है ताकि द्विपक्षीय बातचीत में असामान्यता को पीछे छोड़ा जा सके। देखिए, फिर जयराम रमेश कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास चीन को कड़ा संदेश देने का मौका था, लेकिन उनके प्रभावहीन और कमजोर रिस्पॉन्स से चीन को भारतीय जमीन पर अपना दावा करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया न केवल शर्मनाक है बल्कि हमारे शहीदों का अपमान भी है, जिन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री को 19 जून 2020 को नेशनल टेलीविजन पर दिए गए अपने बयान ना कोई घुसा है और ना ही कोई घुस आया है, और चीन के साथ सीमा की रक्षा करने में अपनी विफलताओं को छुपाकर देश को धोखा देने के लिए 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। ये जयराम रमेश का उनके जो इंटरव्यू के ऊपर कटाक्ष है। अब तीसरा पॉइंट है कि आखिरकार बीजेपी ने अब तक कितने वादे पूरे किए हैं। बकायदा आज अखबार में 20 सालों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रिपोर्ट छपी है, और इसके आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, यूपीए 1 जब था तो उन्होंने 46% वादे पूरे किए जो उन्होंने 2004 के घोषणा पत्र में बोले थे, यानी मैनिफेस्टो में बोले थे। और यूपीए 2 की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 64% वादे पूरे किए जो उन्होंने वादे किए थे 2009 के घोषणा पत्र में। अब अगर मैं एनडीए 1 की बात करती हूं तो देखिए, उन्होंने 71% वादे पूरे किए जो उन्होंने 2014 के घोषणा पत्र में बोले थे। तो देखिए, अगर क्योंकि अभी एनडीए सत्ता पक्ष में है तो सवाल जाहिर सी बात है कि एनडीए पर ही उठेंगे। तो एनडीए 1 से देखिए 29% वादे रहे अधूरे, तो अगर उन्होंने 71% वादे पूरे किए हैं तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उनके कहीं ना कहीं 29% वादे अधूरे रह जाते हैं। अब सबका सवाल है कि आखिरकार आगे क्या होगा। अब चौथे पर आ जाते हैं कि बीजेपी ये दावा कर रही है और ये सपना देख रही है कि इस बार बीजेपी 370 सीटें लाके रहेगी और जो ये एनडीए गठबंधन है वो 400 के पार जाकर रहेगा। लेकिन इस ड्रीम 370 में आखिरकार कितने कांटे हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, 2019 में जो बीजेपी के पास 303 सांसद थे, उसमें से 2024 अगर मैं अभी की बात करती हूं तो सिर्फ 289 रह गए हैं। तो देखिए, अगर इनके 370 का गणित समझा जाए और देखा जाए कि अगर बीजेपी 370 कैसे लाएगी, तो पहली बात तो ये जो 289 बचे हैं वो उनको वापस से जो इनके सांसद हैं बैठे हुए उन सारी सीटों को वापस जीतना होगा। प्लस ये जो 14 खो गई हैं सीटें, ये जो सांसद कम हो गए हैं उन सीटों पर भी उनको जीत चाहिए होगी। इसके अलावा प्लस 67 और ऐसी सीटें हैं जो उनको चाहिए होगी। और देखिए, अगर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ये 14 सांसद कहां खो गए, तो देखिए, अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, काफी उलटफेर हुए थे, कुछ इधर के कुछ उधर चले गए, इस्तीफे भी कहीं दिए गए हैं। तो देखिए, 3 छत्तीसगढ़ से गायब हुए, 5 मध्य प्रदेश से, 3 राजस्थान से इस्तीफे आए, और कुछ को तो उन्होंने विधानसभा में सेट कर दिया और कुछ इधर उधर हो गए। अब देखिए, और 2 अगर मैं बात करती हूं, रतन लाल कटारिया जो कि हरियाणा के थे, उनका देहांत हो गया, और सेम महाराष्ट्र में गिरीश बापट का भी देहांत हो गया। और देखिए, सुप्रियो की जो सीट है वो टीएमसी के शॉटगन जो बाय इलेक्शंस हुए थे वो ले गए। अब अगर मैं आगे बात करती हूं, अब कुछ सवाल हैं कि आपका ये ड्रीम 370 कैसे पूरा होगा। पहले आप
आपको इन सारे सवालों के उत्तर खोजने होंगे या आपको ग्राउंड पे एक्शन दिखाना होगा। देखिए, कर्नाटक में पिछली बार 28 में से 25 सीटें जीत ली थी, लेकिन अब वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो क्या आप वापस से इतनी सीटें ला पाओगे? यह है सवाल बीजेपी से। अब देखिए, दिल्ली में पिछली बार पूरी 7 सीटें आ गई थी, लेकिन इस बार कहीं ये जो केजरीवाल फैक्टर है, ये जो राहुल गांधी और केजरीवाल यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गए हैं, तो कहीं इनको सिंपैथी ना मिल जाए। महाराष्ट्र में टेंशन है, सीट शेयरिंग ही नहीं हो पा रही अभी तक। अब देखिए, यूपी में एक बड़ा झटका ऐसे है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में आ गए हैं, तो क्या आप अपनी सीटें उधर लूज कर जाओगे? नीतीश कुमार की एक और पलटी से कहीं बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ वोट कम तो नहीं हो जाएंगे? हरियाणा पंजाब के किसान ऑलरेडी बीजेपी के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या हरियाणा पंजाब के किसान बीजेपी को वोट देंगे? उड़ीसा में पटनायक के साथ इन लोगों का गठबंधन होने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो कैंसिल हो जाता है। गुजरात में पूरा ठाकुर समाज बीजेपी के पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ उतरा हुआ है, यहाँ तक कि महिलाओं ने यह भी कह दिया है कि हम जौहर कर लेंगे। तो देखिए, ठाकुर जो विवाद चल रहा है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बंगाल, मणिपुर और दक्षिण का क्या आपको पता है? दक्षिण में हालत टाइट है। तो इन सारे सवाल के अगर उत्तर मिल जाते हैं, तो क्या ये जो जादुई आंकड़ा है ये बीजेपी ला पाएगी? इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब पांचवा पॉइंट है कि आखिरकार नए सर्वे में क्या सामने आया है कि इस बार 2024 का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो देखिए, सोर्स मैंने आपके लिए लिखा है लोक नीति CSDS प्री पोल सर्वे 2024। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बेरोजगारी 27%, मतलब सबसे ऊपर जो टॉप मुद्दा है वो यही है। महंगाई 23%, और इन्हीं 2 मुद्दों पर राहुल गांधी कांग्रेस इंडिया गठबंधन बीजेपी को यानी प्रधानमंत्री मोदी को घेरता है। फिर आ जाइए, विकास 13%, भ्रष्टाचार 8%, राम मंदिर महज 8%। तो आप देखिए कि अगर आपने जितना भी राम मंदिर किया हो, ये बीजेपी के लिए है कि उन्होंने राम मंदिर के नाम पर अगर वोट बटोरे हैं, लेकिन वो सिर्फ 8% लोग कह रहे हैं कि हम इसके हिसाब से वोट देंगे। मेन जो है वो बेरोजगारी और महंगाई है। हिंदुत्व का मुद्दा देख लीजिए, सिर्फ 2%। आगे बढ़िए, भारत की विदेश में छवि 2%, आरक्षण 2%, और अगर कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि कुछ और मुद्दे भी गिनाए, उसमें से 9% कुछ लोग थे, और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हमें नहीं पता कि किन मुद्दों पर ये चुनाव होने वाला है, वो कहने वाले 6% है। तो देखिए, ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन वाला है। तो देखिए, ये पूरा शो देखकर आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस वक्त राजनीति में और चुनावों से पहले क्या माहौल बना हुआ है। देखिए, इसके बाद 19 को पहला चरण का चुनाव है, और उससे पहले भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हो सकते हैं, और नतीजा 4 जून को आएगा। उसके पहले भी बहुत सारे उलटफेर हो सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको न्यूज़ 24 देखते रहना पड़ेगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।